नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर 21 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आप 30 में से कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यहाँ पर कहा गया है, निम्नलिखित में से जैविक आपदा है। ऑप्शन है बम विस्फोट, बर्ड फ्लू, ज्वालामुखी या फिर सुनामी। तो मेरे भाई ध्यान रखना, व्यापक स्तर पर फैलने वाले संक्रामक एवं घातक रोग जिनका प्रभाव मनुष्य के शरीर एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है, उन्हें जैविक आपदाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, इसके साथ ध्यान रखें, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी ये दोनों भैया प्राकृतिक आपदा हैं और बम विस्फोट मानव जनित आपदा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। वृक्ष की उम्र जानने की विधि है, बताएंगे आप लोग यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई वृक्ष की उम्र आप कैसे जान सकते हैं? उसकी मोटाई को नापकर, उसकी प्रवणता को देखकर, उसकी वार्षिक वलय को गिनकर या फिर उसकी शाखाओं को गिनकर। तो मेरे भाई वृक्ष की उम्र जानने की विधि होती है उसके वार्षिक वलय को गिनकर। ठीक है, इससे आप पता कर सकते हैं कि आखिर वृक्ष कितने साल पुराना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कहा गया है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? परभक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना या फिर प्रजनन नीति को इष्टतम बनाना। तो मेरे भाई क्या है, वर्तमान समय में नगरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से जंगलों में का विनाश हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं जो वन्य जीव के प्राकृतिक आवास हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। तो यदि वास्तव में वन्य जीव का संरक्षण करना है तो आपको वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का परिरक्षण करना पड़ेगा। ये सबसे प्रभावी तरीका होगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख है? तो मेरे भाई ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे आप लोग, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम है यह भैया कब पारित किया गया था? 2005 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। यहां पर कहा गया है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या फिर छोटा नागपुर? तो मेरे भाई यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ, पश्चिमी घाट। और भाई मेरे पश्चिमी घाट में कहां पर? केरल में शांत घाटी में। ठीक है, ये जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थल है भारत में। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? चिपको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन?
तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो मेधा पाटेकर हैं यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, इसके लिए मेधा पाटेकर को कई तरह से अवार्ड भी के लिए भी चुना गया है। ठीक है, और ध्यान रखिए जो चिपको आंदोलन भैया ये जुड़ा हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। यहां पर एक खाद्य श्रृंखला बताई गई है जिसमें बताना है किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। घास को टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प खाएगा। तो बताएंगे आप लोग किसको यहां पर सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, देखिए क्या होता है खाद्य श्रृंखला में हर कड़ी में जो ऊर्जा का स्तर है भैया वो कम होता जाता है। अर्थात यहां पर क्या होता है जो ऊर्जा स्थानांतरण होता है भैया एक जीव से दूसरे जीव में वो कुल ऊर्जा का 10% ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सबसे अंतिम वाला है उसे भैया सबसे कम ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा सांप के साथ, ऑप्शन बी में यहां पर आंसर दिया हुआ है। ओके, प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। एकत्रित पानी में मिलाया जाना चाहिए क्योंकि यह पानी की सतह पर फैल जाएगा और मच्छरों के प्रजनन करने की अनुमति नहीं देगा। बताएंगे भाई मेरे एकत्रित पानी में क्या मिलाया जाना चाहिए जो कि मच्छरों के प्रजनन करने की अनुमति नहीं देगा। फिटकरी, मिट्टी का तेल, नमक या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो मेरे भाई ये सभी को पता है जो हमारे आसपास पानी जमा होता है यदि उसमें भैया हम मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो पानी की सतह पर जो अंडे तैरते रहते भैया मच्छर का लार्वा रहता है ना मच्छर का, तो जब मिट्टी का तेल डालते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जो भैया सतह पर अंडे तैर रहे होते हैं वो क्या है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और भाई मेरे क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। बताएंगे आप इन 4 में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो देखिए भैया भूमि का रूप मेरे भाई ये तो है, मृदा बिल्कुल भैया, खनिज ये भी है सही, लेकिन जो यहां पर ऑप्शन सी में कहा गया है बस्तियां, मेरे भाई बस्तियां भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है बल्कि बस्तियां भैया मानवीय वातावरण का हिस्सा हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। और जिन साथियों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है भाई टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है इसके जन्मदाता कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट बताएंगे आप लोग क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे भाई वन महोत्सव के जन्मदाता हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम क्या है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ध्यान रखिए जो वन महोत्सव भैया यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर असम। मेरे भाई यहां से 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो भैया आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन कहां पर हैं। तो भैया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन हैं मध्य प्रदेश में। और परसेंट के आधार पर कहां पर हैं तो भैया मिजोरम में हैं। ठीक है,
और पूछा जाए सबसे घने वन कहां पर हैं, तो भैया सबसे घने वन हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये तीनों पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो भाई। तो यहां पर क्या है, परसेंट के हिसाब से बात की गई है, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो मिजोरम के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। देखिए भाई, भले ही मैं वीडियो कम लाता हूं, लेकिन जितने भी वीडियो लाता हूं उसमें भाई मैं ऐसे क्वेश्चन लाता हूं सिलेक्टेड जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है भाई, और इनकी आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 में क्या कहा गया है भाई, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो भाई मेरे चंदन लकड़ी के जो वन हैं ये सबसे अधिक पाए जाते हैं भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर, और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के भाई आंसर जरूर कमेंट करते जाएं, और आप हमें लास्ट में कमेंट करना आपका स्कोर 30 में से कितना रहा है। जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर में सहायता करती हैं? बताइए भैया, जो मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो बताना है पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर भैया सहायता करती हैं। तो मेरे भाई ये क्या करती हैं, ये सहायता करती हैं पौधों में परागकण का नर भाग से मादा भाग पर स्थानांतरण करने की प्रक्रिया में, जिसे कहा जाता है परागण। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी डी के साथ। ठीक है, समझ गए ना भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगोल मृग के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे आप लोग। तो देखिए भैया कौन सा है, हंगोल मृग के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर भैया, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट भैया आपको पता होना चाहिए। जैसे काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध भैया, एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा कहां पर है, असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, शेरों के लिए। कहां है, गुजरात में। तो इस तरह से भैया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। बताएंगे भाई मेरे, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कैसे ईंधन है? जीवाश्म ईंधन, कृत्रिम ईंधन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाई आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। देखिए जीवाश्म ईंधन होते क्या है भैया, आप जानते हैं क्या जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जिनका निर्माण पादप एवं जंतुओं के अवशेषों से होता है उन्हें कहा जाता है भैया जीवाश्म ईंधन। तो यहां पर जो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है भैया, इनका निर्माण किससे हुआ है? पादप और जंतुओं के अवशेषों से हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं ये जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन सी नहीं होगा भैया, ऑप्शन ए ही भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां स्थित है? भोपाल, नागपुर, देहरादून या फिर जोधपुर? तो भाई मेरे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। मैंने बहुत सारे छात्रों के कमेंट देखे हैं, वो बोलते हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल बढ़ाओ। भाई मेरे आपको लगभग 1 वर्ष कंप्लीट होने वाला है, इसलिए यह क्वेश्चन आपको सरल लगने लगे हैं। और देखिए
लेवल बढ़ाने से भाई कुछ नहीं होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए भाई जो एग्जाम में आए, है ना। अक्सर छात्र यही सोचते हैं भैया हमें कठिन कठिन पढ़ना है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और होता क्या है, बाद में उन्हें असफलता हासिल लगती है, क्योंकि भाई मेरे उन्होंने क्या है, केवल कठिन प्रश्नों का अध्ययन किया है। लेकिन वास्तव में भाई मेरे आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, ऐसा नहीं है कि उसमें 150 क्वेश्चन आए तो पूरे कठिन आए, ऐसा भैया कभी नहीं होता किसी भी एग्जाम में, ये आप लिख लो, ठीक है। चलिए यहां पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 17 में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक भैया मध्य प्रदेश, ठीक है। तेंदुपत्ते का भैया जो मुख्यतः यूज है भैया वो होता है बीड़ी को बनाने में, ठीक है, अर्थात बीड़ी उद्योग में तेंदुपत्ते का मुख्य रूप से उपयोग होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं, भोजन की आदतों के आधार पर जीवों का अनुपयुक्त वर्ग है। देखिए प्रश्न में भैया कहा क्या गया है, भोजन की आदतों के आधार पर जीवों का अनुपयुक्त वर्ग है, मतलब सही नहीं है। तो भैया भोजन के आधार पर जीव शाकाहारी होते हैं, मतलब जो केवल शाकाहारी चीजें खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, मतलब जो मांस खाते हैं, ठीक है, जीव जंतु खाते हैं, और एक होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या होता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाया जाता है। लेकिन जो यहां पर ऑप्शन सी में कहा गया है खून, गर्म खून, तो मेरे भाई यह खून के आधार पर जंतुओं का वर्गीकृत किया गया है, ना कि भोजन के आधार पर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? कृषि, मत्स्य, खनन, परिवहन। बताएंगे आप लोग इसमें से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। अब भैया देखिए प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं, क्या आपको पता है क्या प्राथमिक व्यवसाय आखिर होते क्या है? तो भाई मेरे ऐसे व्यवसाय जिनमें मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करता है, उन्हें कहा जाता है भैया प्राथमिक व्यवसाय। जैसे आखेट, कृषि, खनन, मत्स्य, ये क्या भैया प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं, ठीक है, ये क्या है प्राथमिक व्यवसाय। लेकिन भाई जो परिवहन है ये भैया यहां पर प्राथमिक व्यवसाय नहीं होगा, बल्कि यह तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा उत्पन्न, यहां पर कहा गया है पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न ऊर्जा को कहा जाता है। बताएंगे आप लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा कहा जाता है क्या, बायोगैस कहा जाता है, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, या फिर ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है? तो भाई मेरे यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा भूतापीय ऊर्जा के साथ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। मेरा मतलब भैया ये नहीं है कि आप लोगों का दिल दुख या किसी की भावना को ठेस पहुंचाए, बिल्कुल भैया मैं सही बोल रहा हूं। मैं ये बात है कि जो लोग मुझसे बोलते हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन ला रहे हो, इसमें तो मेरे 30 में से 30 आ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन ला रहे हो, लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ। भाई मेरे आप लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो, लेकिन मैंने देखा है ये जो लोग भैया कहते हैं यही लोग बाद में रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं भैया वो चीज। उन्होंने क्या कह दिया, सरल है भैया वो हमें नहीं पढ़ना है, और एग्जाम में क्या होगा
उन्हें भैया ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो बनेंगे नहीं उन पर, तो बाद में बोल देंगे भैया आउट ऑफ सिलेबस आ गया है ना। बस यही होता है ऐसे लोगों का, और कुछ नहीं होता है। चलिए, परिवार का लक्षण क्या होता है, बताएंगे भाई लोग यहाँ पर परिवार का लक्षण क्या होता है। सदस्यों का एक संबंध से जुड़े होना, सदस्यों का एक ही गांव का होना, सदस्यों का आपस में भिन्न होना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई हम सभी जानते हैं परिवार के भैया सदस्य होते हैं उनके बीच में क्या है, एक संबंध होता है, ठीक है। जैसे माता और पुत्र के बीच में, अर्थात हम कह सकते हैं सदस्यों के बीच में एक संबंध होता है। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। परिवार को भैया कई तरह से बांटा गया है, विवाह के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भैया बताना है कौन सा है, बताएंगे आप लोग। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून, जिसे कहा जाता है वरुण, ठीक है। जुपिटर, मार्स है या फिर सैटर्न है। तो मेरे भाई देखिए, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, नेपच्यून, जिसे हिंदी में कहा जाएगा वरुण ग्रह, ठीक है। यह सबसे ठंडा ग्रह है, इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। इस ग्रह के चारों ओर मीथेन का अति शीतल आवरण पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, बताएंगे भाई मेरे किसका संबंध है पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो मेरे भाई धारणीय विकास का भैया संबंध है भैया सुरक्षा से, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। वातानुकूलन बिल्कुल भैया, कागज के थैलों का प्रयोग ये भी भैया सही है। लेकिन जो ऑप्शन ए में कहा गया भैया गरीबी कम करना, मेरे भैया गरीबी या अमीरी की बात भैया पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्गत नहीं होती है, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से वन कहलाते हैं, मैंग्रोव वन, मानसून वन, अल्पाइन वन, या फिर एवरग्रीन वन। भैया मेरे यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। जो भैया मैंग्रोव वन होते हैं यह चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। आप कहोगे आप मैंग्रोव वन क्या होते हैं भाई, तो ध्यान रखिए दलदली अथवा जो ज्वार भाटा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मैंग्रोव वन या फिर ज्वारीय वन, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, हमारा ऑप्शन ए के साथ, समझ गए ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। एलपीजी खालिस्तान का मिश्रण है, मीथेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और प्रोपेन, या फिर ईथेन और प्रोपेन। तो देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं भैया। एलपीजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आपके खेल वाले पोर्शन से लिया गया है। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा में सुविख्यात हैं, तैराकी, फुटबॉल, हॉकी, या फिर तीरंदाजी। तो मेरे भाई जो बुला चौधरी हैं ये भैया तैराकी में सुविख्यात हैं, बहुत ही भैया फेमस हैं। आप लोग भैया बुला चौधरी का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। इन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है,
बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई देखिए यहां पर क्या है, सबसे उपयुक्त तरीका देखिए क्या है, प्रयोग करने से। तो भैया प्रयोग करने संबंधित तरीका है सबसे अच्छा हस्तपरक गतिविधि, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है स्वयं को करके सीखने का अवसर मिलता है, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। और भाई मेरे यदि किसी को भैया मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, क्या करूं भाई, मुझे देखते देखते बोल आता है, ठीक है। चलिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। मेरे भाई मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, जब भी आपको पूछा लिखा मिले प्रश्न में उद्देश्य नहीं है तो आपको वहां पर नेगेटिव कथन का चुनाव करना होता है। तो यहां पर ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो मेरे भाई आपको ये कभी नहीं करना है कि बच्चों को भ्रमित करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंड देना, रटने पर फोकस करना, अभिभावकों से शिकायत करना, विद्यालय में आने से रोकना, ये भैया सभी कथन क्या होते हैं, नेगेटिव कथन होते हैं, दूसरे बच्चों से बुराई करवाना, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं भैया हम प्रश्न क्रमांक 29 पर। यहां पर कहा गया है, क्या नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहां पर कहा गया भैया, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया जा सकता है। तो मेरे भाई देखिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा भैया ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि भाई मेरे अवलोकन का क्या तात्पर्य है, अवलोकन का भैया तात्पर्य है देखना और समझना, मतलब आपको जानवर को देखना है और समझना भैया कि जिनके बच्चे छोटे हैं और जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, ठीक है। तो भैया अवलोकन का मतलब क्या है, देखना और समझना है, और जो रिकॉर्डिंग का मतलब है वो है समझे गए तथ्यों को सूचीबद्ध करना। तो यहां पर भैया हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ है चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं, और सभी लोग भैया इसके बाद कमेंट करेंगे आपने 30 में से कितना स्कोर किया है, ठीक है। विटामिन ए का संश्लेषण भैया बताएं कहां पर होता है, रक्त में, पीलिया में, यकृत में या फिर अग्नाशय में। तो मेरे भाई विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी नामक बीमारी होती है, और इसका जो संश्लेषण है भैया वो होता है यकृत में, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही, उम्मीद है भैया आपको क्लास पसंद आई होगी। भाई मेरी क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।